हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की नई श्रृंखला चालू हो चुकी है, जिसकी इंट्रोडक्शन और डायग्राम बना के थोड़ा उसका अपन ने जनरल ऊपर जो समझा था उसका आपको एक वीडियो मिल चुका होगा। आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे तो अपन ने जिक्र किया है कि पाचन तंत्र के डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफिकेशन। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। अब एक एक करके हम इन स्टेप्स को पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जिस स्टेप की बात कर रहे हैं वो है इंजेशन। इंजेशन या इसे अपन कहते हैं अंतःग्रहण। इंजेशन या ये कहलाता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या है? भोजन को हमने ग्रहण किया, दांत से उसको चबाया, जीभ से हमने उसका स्वाद लिया। ठीक, समझना ये होता कैसे है। मजा आएगा, बिल्कुल मन लगा के पढ़ो, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने मजा आता है। तो जब इंजेशन या अंतःग्रहण की प्रक्रिया होती है तो इस इंजेशन या अंतःग्रहण में माउथ जो है ये दो प्रकार से मदद करेगा। पहला होता है मैकेनिकल या जिसे अपन कहते हैं यांत्रिक, और दूसरा होता है केमिकल या जिसे अपन कहते हैं रासायनिक। बिल्कुल स्मूथ समझते चलना, बहुत बहुत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक, बस समझते चलना। मैकेनिकल या यांत्रिक की यदि हम बात करें तो इस मैकेनिकल में आती हैं दो चीजें। मैकेनिकल में हमारे मुख में क्या है? तो हमारे मुख में है टीथ, दांत, और हमारे मुख में क्या पाई जाती है? टंग या जिसे अपन कहते हैं जीभ। यदि दांत की बात करें तो बचपन से अभी तक अपने मुख में दो प्रकार के दांत आ चुके हैं। एक बचपन में आए थे जिन्हें अपन कहते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, जिनकी संख्या होती है 20। ठीक, और इनके टूटने के बाद जो आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, स्थायी दांत, जिनकी संख्या होती है 32, है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मिल्क टीथ टूट ही गए तब परमानेंट आएंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के मिल्क टीथ वाले दांत नहीं टूटते हैं और परमानेंट टीथ आ जाते हैं, क्योंकि परमानेंट टीथ आने की एक उम्र होती है ना। जब अपन छोटे हैं, अपना जो जॉ है, जबड़ा है, इसका आकार छोटा है, इसलिए उस समय छोटे छोटे दांत है जिसे अपन मिल्क टीथ कहते हैं। जब अपन बड़े हो गए, अपना जबड़ा बड़ा हो गया, तो वो जो छोटे दांत है, यदि जबड़ा बड़ा हुआ तो छोटे दांत के कारण दांतों के बीच में गैप रह जाएगा। इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं, जौ या जबड़े का आकार बढ़ता है, तो वो जो छोटे वाले दांत हैं वो गिर जाते हैं और बड़े बड़े दांत आ जाते हैं। तो जो छोटे वाले दांत टूट गए वो है मिल्क टीथ, क्योंकि बचपन में जबड़ा छोटा था। फिर आए बड़े टीथ परमानेंट। परमानेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यदि ये टूट गए तो फिर से नहीं आते। बाकी अब कुछ एक्सेप्शन या अपवादों की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 100 साल से ज्यादा जीवित रहता है तो उसके फिर से दांत आने लगते हैं ना, लेकिन वो मिल्क टीथ होते हैं। पर एक्सेप्शन अपन को नहीं पढ़ना है। आप ये याद रखो कि मिल्क टीथ 20 हैं, परमानेंट होते हैं 32। अब यदि अपन जीभ की बात करें तो जीभ का क्या काम है? तो पहला, जीभ में होते हैं टेस्ट बड्स, हिंदी में इन्हें अपन कहते हैं स्वाद कनिकाएं। जीभ का अलग अलग पार्ट होगा, अलग अलग हिस्सा होगा जो हमें स्वाद को महसूस करने में मदद करेगा। कौन सा हिस्सा, कौन सा स्वाद, सब अपन पढ़ रहे हैं। दूसरा काम क्या है जीभ का? जीभ जो है लार या सलाइवा को हमारे भोजन में मिलाती है। सलाइवा को भोजन से मिलाना, है ना। अब भोजन को चबाते जा रहे हैं, सलाइवा निकल रही है, अंदर जो है भोजन घूम रहा है और उसी समय जीभ क्या कर रही है, उसे पलटा पलटा के उसमें क्या मिलाती है? सलाइवा। अब यदि अपन बात करें केमिकल या रासायनिक रूप से, तो रासायनिक रूप से जो मदद करती है वो होती है सलाइवा, या जिसे अपन कहते हैं लार।
और लार जहां से निकलती है उसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, या लार जहां से निकलती है वो हिस्सा कहलाता है लार ग्रंथि। ठीक, अब एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे। पहले टीथ पढ़ते हैं, फिर टंग पढ़ते हैं, फिर चलते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक, ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंजेक्शन ही चल रहा है, इंजेक्शन चल रहा है, ऐसी की कहानी है ये सब। ठीक, तो पहले अपन पढ़ते हैं अपने मुख में पाए जाने वाले टीथ। बहुत आराम से समझें, बहुत सिंपल है। यदि अपन टीथ की बात करें तो देखो, क्या अपने मुख में पूरे 32 दांत एक से नहीं है ऐसा? क्या अपने मुख में 32 दांत 32 प्रकार के हैं? ऐसा भी नहीं है ना? तो एक उसका जो है, एक उसको बांटा गया है स्ट्रक्चर के बेस पे, संरचना के आधार पे बांटा गया है, उसको समझना। पहले एक पॉइंट समझो, हमारे मुख में पूरे दांत एक से नहीं है, इसलिए अपन कहलाते हैं हेट्रोडोंट, या अपन को कहा जाता है विषमदंती, क्योंकि अपने पूरे दांत एक से नहीं है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके पूरे दांत एक से, जैसे मगरमच्छ। मगरमच्छ के पूरे दांत नुकीले हैं, भले वो छोटे बड़े हैं वो बात की बात है, पर स्ट्रक्चर या संरचना एक सी है, लेकिन अपने ऐसे नहीं है। तो इसलिए मनुष्य क्या होता है? हेट्रोडोंट, विषमदंती। ठीक, फिर विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांत का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ टीथ, उसे अपन कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक, ये कहलाता है ओडोंटोलॉजी। डॉक्टर को ओडेंटोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन बोलचाल में अब बदल चुका है, डेंटिस्ट कह के काम चल जाता है ना। पर यदि ग्रीक टर्म के हिसाब से जाओ तो ओडेंटोलॉजिस्ट होगा। ठीक है, बाकी ठीक है, जो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम स्ट्रक्चर या संरचना की बात करते हैं तो संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हमारे मुख में होते हैं 4 प्रकार के दांत, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला जो टाइप है ये कहलाता है इंसाइजर। हिंदी में इन दांतों को कहा जाता है कृंतक। दूसरा जो है ये कहलाता है कैनाइन, या इसे हम कहते हैं रंदक। तीसरा प्रकार जो है ये कहलाता है प्रीमोलर, या इसे हम हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक। और चौथा जो है ये कहलाता है मोलर, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं चवर्णक। तो संरचना के आधार पे हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ये जो 4 टाइप हैं इसे अपन थोड़ी समझते हैं। जो हमारे सामने वाले दांत हैं, सामने की तरफ जो 4 दांत हैं, ऊपर 4 है और नीचे 4 है। बिल्कुल सामने वाले जो बड़े हो जाते हैं तो अपन चिढ़ाने लगते हैं अपने दोस्तों की, गिलहरी दिख रहा है, ये जो सामने वाले हैं, है ना। ये जो है इनका काम होता है भोजन को काटना। ये क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। जैसे मान लो आप सेव खा रहे हो, आप केला खा रहे हो, तो सेव को आप इसी वाले दांत से पकड़ोगे और काट दोगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि अंदर फंसा रहे हैं मसूड़ों में, यहीं से काट दोगे। ठीक, कोई से बहस हो गई, उसको काटना है तो यही वाले दांत से पकड़ के काट दोगे। तो काटने का जो काम है ये काम करता है इंसाइजर, जिसे अपन कहते हैं कृंतक। रंदक जो है ये होते हैं हमारे मुख में पाए जाने वाले नुकीले दांत। नुकीले दांत है अपने 1 2 3 4 नुकीले दांत हैं। इनका काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना। ठीक, चीरना फाड़ना मतलब मान लो अपन कुछ ऐसा खा लेते हैं जो क्या है, बहुत मजबूत सा है। जैसे
जो व्यक्ति नॉन वेज खाते हैं वो रिलेट कर सकते हैं। नॉन वेज खाते समय यदि आपको नॉन वेज खाना है तो आपको ये नुकीले दांत का यूज करना पड़ता है, उसमें फंसा के और ऐसे खींचते हैं, है ना। अब जो नॉन वेज नहीं खाते हैं मत घबराओ, गन्ना तो खाए होंगे, शुगर कैन गन्ना, तो गन्ना कैसे ये नुकीले दांत से फंसा के फिर छीलते हैं ना। तो जो थोड़ा सा मजबूत जैसा हो, जिसको सामने वाले दांत ना काट पाए, उनको काटने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो वाले टीथ होते हैं कैनाइन। ठीक, नुकीले दांत। जैसे आपसे पूछेगा कि ऐसे जानवर जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, कौन से जानवर, कार्निवोरस, जो मांसाहारी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा दांत एक्टिव होता है, तो समझ जाना मांस को खाना है मतलब मांस को फाड़ना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तो इसके लिए नुकीले दांत चाहिए। इसलिए देखना शेर के दांत नुकीले होते हैं और हल्के से ऐसे मुड़े होते हैं, तो मुड़े क्यों होते हैं कि मांस को फंसा के खींच सके। तो जो भी मांसाहारी होगा, ठीक है, उसके जो दांत होंगे वो कौन से होंगे, कैनाइन। या मांसाहारी में सबसे डेवलप दांत कौन सा होगा, कैनाइन। प्रीमोलर उसके बाद वाला दांत होता है। इस प्रीमोलर का काम होता है भोजन को चबाना, चोइंग जिसे अपन कहते हैं, भोजन को चबाना, कि भैया चलो ठीक है और बारीक इसको कर दिया जाए ताकि क्या हो जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, सलाइवा, चोइंग कहते हैं ना, इसी से च्युइंगम बना, चोइंग चबाना। ठीक, और मोलर जो है ये क्या करता है, मोलर से हम भोजन को और बारीक कर देते हैं। इसका काम होता है भोजन को बारीक पीसना, ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। भोजन को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, क्योंकि भोजन जितने छोटे टुकड़ों में होगा उसमें उतनी ज्यादा सलाइवा मिलेगी, और जितनी ज्यादा सलाइवा मिलेगी, अपन कल की वीडियो में आप देखना पढ़े थे अपन कि जितनी ज्यादा सलाइवा मिलेगी उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। इसलिए आपने सुना होगा, कहते हैं कि एक जो कॉर्न होता है उसे 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार चबाने से क्या होगा, वो बहुत बारीक हो जाएगा, ज्यादा सलाइवा मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये जो दांत है इसके संबंध में एक टर्म चलता है। ठीक, आपने जब ऑब्जेक्टिव लगाओ ना मॉक टेस्ट, तो उसमें देखना एक शब्द होता है जिसे कहते हैं डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र, या उसे कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। तो उस डेंटल फॉर्मूला को अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 शब्द होते हैं, जैसे गाड़ी नंबर याद करते हैं ना, है ना, आप लोगों को तो गाड़ी नंबर याद होते ही होंगे। ठीक है, तो जैसे गाड़ी नंबर याद करते हैं वैसे वो 4 अंक याद कर लेना, लेकिन अब मैं समझा दे रहा हूं वो बनता कैसे, क्या कैसा होता है, जिसे अपन कहते हैं डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। पहले निकाल लेते हैं अपन परमानेंट टीथ का, परमानेंट टीथ जिसे अपन कहते हैं स्थायी दांत। ठीक, अब समझो, समझ लो बहुत अच्छे से, बहुत सरल है। परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है, 32। टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ 32। अब 32 दांत है तो ऊपर की तरफ 16 दांत होंगे और नीचे की तरफ भी 16 दांत होंगे। इसको लेके किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, ऊपर भी 16 और नीचे भी कितने हैं, 16। अब ऊपर वाले पार्ट को अपन आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 8, है ना। नीचे वाले को आधा कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा, 8, मतलब 4 भाग में बट गए, 8 8 8 और 8, है ना। ये ऊपर की तरफ दांत है जिनकी संख्या है 16, ये नीचे की तरफ दांत है जिनकी संख्या है 16। इनको अपन ने और आधा कर दिया तो ये हो गया 8 8 8 और 8। ठीक, अब ये जो 8 वाला हिस्सा है, 1 8 वाला हिस्सा, इस 1 8 वाले हिस्से में अपन को देखना है कितने इंसाइजर हैं, कितने कैनाइन हैं, कितने प्रीमोलर हैं और यहां पर कितने मोलर हैं। पूरा नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या देखना है, 8 वाले हिस्से में। ठीक, तो परमानेंट टीथ तो सबके हैं, जीभ लगाओ और काउंट करो। ठीक,
तो इंसाइजर कितने हैं? 2। कैनाइन या नुकीले दांत कितने हैं? 1। ठीक, एक ही है ना, 1 2 3 4, कुल 4 है, चारों जगह बटे हुए हैं, तो एक जगह कितना होगा? सिर्फ 1। प्रीमोलर की संख्या है 2 और मोलर की संख्या होती है 3। 3 2 5 और 1 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो 8 वाले हिस्से में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कितने हो गए? 2 1 2 3। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये बायो वाली गणित है, मैथ्स नहीं लगा देना कि 2 1 2 3 से 2 1 2 3 काट दो, फिर 2 दांत बचेंगे सामने वाले, फिर मेरे से नहीं कहना, है ना? तो समझना 2 1 2 3। आपसे कैसे पूछेगा कि स्थायी दांत का डेल्टा फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद होना चाहिए 2 1 2 3। लेकिन पेपर को टफ करना है तो वो सीक्वेंस कैसे पूछ लेगा? इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। ये होते हैं परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला। ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक, अब ये परमानेंट टीथ का हो गया, तो अब मिल्क टीथ का भी देख लेते हैं। अब मिल्क टीथ के साथ दिक्कत ये है कि आप लोगों के पास मिल्क टीथ तो बचे नहीं होंगे, है ना? मेरे पास भी नहीं, तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूंगा, आप लोग समझ जाना। ठीक, चलो समझो। यदि अपन बात करते हैं मिल्क टीथ की, तो जो दूध के दांत है ना, हिंदी में इसे अपन कहते हैं दूध के दांत, तो मिल्क टीथ की संख्या होती है 20। रिलेट करते चलना उसी से, ऊपर की तरफ रहेंगे 10 दांत, नीचे की तरफ भी रहेंगे 10। इसका आधा कर दो, कितना हो गया? 5 5 5 और 5। एक जो 5 वाला हिस्सा है, इस एक हिस्से में अपन को देखना है कि कितने इंसाइजर हैं, कितने कैनाइन, कितने प्रीमोलर और कितने मोलर। तो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 0 2, है ना? 2 और 1 3, 2 5। लिखेंगे कैसे? अपॉन 2 1 0 2 इंटू 2। तो क्या हो गया ये? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो देख लो यहां पर, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। इसलिए आप देखना बच्चों को जो खाना दिया जाता है वो ज्यादा उसको लिक्विड जैसा रखा जाता है ना? बहुत बहुत ज्यादा उसको मतलब ऐसा रूखा सूखा या कठोर खाना नहीं देते हैं, है ना? हल्का सा गीला, क्योंकि उनके पास कौन से दांत नहीं होते हैं? प्रीमोलर। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सब प्रकार का खिलाने लगते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी समझ आ जाती है, वो चबाने लगते हैं, तो चबाने का काम फिर इसमें हेल्प कर देता है मोलर। तो आपसे कहा जाए मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 1 0 2। पहला जो 2 है ये क्या दर्शाता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लेने स्क्रीनशॉट, है ना? आपको सिर्फ 4 नंबर याद रखने हैं, ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए आपको समझा रहा हूं। चलो अब डेंटल फॉर्मूला से ही एक पॉइंट निकल कर आता है, इसको समझेंगे। ठीक, तो मिल्क टीथ में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो कैसे कंपेयर करोगे आप? परमानेंट टीथ यदि अपन बात करें स्थायी दांत की, तो डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3। और मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 0 2। तो मिल्क टीथ में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस भ्रम में नहीं रहना कि आप कह दो कि कौन से नहीं होते हैं, प्रीमोलर, है ना? याद रखो एक मोलर भी कम है ना? इंसाइजर तो दोनों में बराबर है, 2 2, कैनाइन दोनों में बराबर है, 1 1। लेकिन मिल्क टीथ में क्या नहीं है?
तो मिल्क टीथ में दो क्या नहीं होते हैं, प्रीमोलर, जिसे अपन कहते हैं अग्र चवर्णक। और यहां पर 3 होना था पर 2 हैं, मतलब एक क्या है, तो एक क्या नहीं होता है, मोलर, या जिसे अपन कहते हैं चवर्णक। तो आपसे पूछ ले कि मिल्क टीथ में क्या नहीं है और ऑप्शन में चवर्णक रहे तो घबराना नहीं, सही कह रहा वो, मिल्क टीथ में चवर्णक एक नहीं है, एक मोलर नहीं होता है। तो 2 प्री मोलर नहीं होते हैं और एक क्या नहीं होता है, मोलर। अब यहां से एक पॉइंट समझो, ये जो है, ये जो मोलर है, थर्ड नंबर का जो मोलर है, ठीक, थर्ड नंबर का जो मोलर होता है परमानेंट टीथ में, मिल्क टीथ में तो है ही नहीं। अपन किसकी बात करेंगे, तो अपन बात करेंगे किसकी, परमानेंट टीथ की। तो थर्ड नंबर का जो मोलर होता है, मतलब ये अपने चारों तरफ का सबसे आखिरी वाला दांत है ना, ये जो दांत है ना, जब ये दांत आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको बुखार आने लगता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, गाल में सूजन हो जाती है, दर्द होता है। तो वो जो सबसे आखिरी वाले दांत है वो बहुत चौड़ा होता है, तो बहुत सारे हिस्से को फाड़ के ऊपर आता है, इसलिए उसमें दर्द होता है ना। तो वो जो तीसरे नंबर की मोलर है, इस तीसरे नंबर की मोलर को हम कहते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ, या इसे अपन कहते हैं अक्कल की दाढ़, ठीक, अक्कल की दाढ़ सुना होगा, अक्कल के दांत बोल देते हैं ना, अक्कल की दाढ़। ये जो विजडम टीथ है, अक्कल की दाढ़, देखो इसका अकल से संबंध नहीं है, क्या होता है, ये जो दांत है ये 17 से 35 वर्ष की उम्र में आता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि इतने तक में तो आदमी के पास अकल आ ही जाएगी, इसलिए अक्कल की दाढ़ कहते हैं, अकल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब इसका एक पॉइंट याद रखना, विजडम टीथ जो है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अक्कल की दाढ़, ये हमारे लिए एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे शरीर के लिए कहलाता है अवशेषी अंग, या जिसे अपन कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये थोड़ा नया शब्द आ गया, थोड़ा इस पे एक बार मन लगा के समझ लो, ठीक। अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो हमारे शरीर में हैं लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट में वो हमारे कोई काम की नहीं है, सिर्फ शरीर में है। आज से 200-400 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले चल जाओगे तो कुछ ना कुछ काम करते थे, अब वो काम नहीं करते हैं पर शरीर में हैं, उन्हें हम कहते हैं अवशेषी अंग, है ना। आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो कोई काम का नहीं होगा लेकिन साथ में घूमता ही होगा, तो वो आपका अवशेषी दोस्त है, वेस्टिजियल फ्रेंड है। वैसे अपने पास क्या होते हैं, अवशेषी अंग, ठीक है। अब पहले क्या होता था, आज के अपन 500-1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अक्कल की दाढ़ का काम होता था कच्चे मांस को चबाना, है ना। जब आदि मानव समय की अपन बात करें, है ना, तो उस समय क्या करते थे, जंगल पे सब निर्भर रहते थे, या तो पेड़ पौधे खा रहे हैं या जानवर को मार के खा रहे हैं। तो जब जानवर को खाते थे तो कच्चा मांस जो होता था उसको चबाने का काम करता था विजडम टीथ, अक्कल की दाढ़। अब तो मांस, एक तो बहुत सारी अब ऐसी आबादी है जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी में बदल चुकी है, एक कारण। दूसरा, यदि मांसाहारी है भी तो वो कच्चा नहीं खाते हैं, या तो उसको उबालेंगे, तलेंगे, सब्जी बनाएंगे, रोस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। ऐसा आपने किसी को नहीं देखा होगा कि दुकान में गया, वहीं खरीदा, नमक डाला, खा लिया, ऐसा नहीं खाते। तो अब जब अपन कच्चा मांस खा ही नहीं रहे हैं तो हमारे विजडम टीथ या अक्कल की दाढ़ को काम ही नहीं करना पड़ रहा है। तो 100 साल 200 साल रिवोल्यूशन हुआ, है ना, परिवर्तन हुआ हमारे शरीर में, अब वो काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, वो उसने विकसित होना ही बंद हो गया। वृद्धि तो करा, ग्रोथ हुई है, लेकिन वो डेवलप नहीं, वो कोई काम नहीं करता है। और ऐसे अंग जो शरीर में है तो लेकिन काम नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। इसलिए आप देखना, अभी वर्तमान समय में क्या है, बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कों में भी होता है पर लड़कियों में ज्यादा, बहुत सारी लड़कियां जिनके 30 दांत आते हैं, 28 दांत आते हैं, तो घबराने का नहीं है। आखिरी के 4 दांत यदि नहीं भी आए तो चलेगा, क्योंकि वो अवशेषी अंग है, वैसे काम नहीं कर रहे, है ना। आखिरी के लेके नहीं, ऐसा नहीं कि बीच में 4 नहीं आए तो क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, सर कहे थे कि नहीं भी आएंगे, तो आखिरी के 4, ठीक है, वो क्योंकि क्या है, अवशेषी अंग।
आपसे पेपर में पूछेगा विजडम टीथ क्या है, अक्कल की दाढ़ क्या है, तो दो ऑप्शन मिलेंगे। एक हो सकता है एक जगह आपको ऑप्शन मिल जाए अवशेषीय अंग, जो कि सही है। और यदि पूछ ले कि अक्कल की दाढ़ क्या है और ऑप्शन दे दे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अक्कल की दाढ़ क्या है, रंधक, करंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का मोलर है, चवर्णक। तो दोनों परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। ठीक, तो ये जो है ये कहानी हो गई किसकी, दांत की। ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़िया मन लगा के बढ़िया पढ़ो, आसपास मोहल्ले में बच्चे हो तो ढूंढ ढूंढ के दांत गिनो, बताओ उनको कि भैया इतने नहीं है इतने हैं, तो ऐसे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डेंटल फॉर्मूला निकालना सीख जाएंगे, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो पार्ट था मैकेनिकल का, वो दूसरा वाला जो पार्ट है वो है जीभ, टंग, या जिसे अपन कहते हैं जीभ। तो भैया लड़ाई कराने के अलावा और क्या काम है जीभ का। ठीक, लड़ाई तो चलो चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा जीभ क्या करती है। ठीक, तो पहला काम क्या है जीभ का, जब हम खाने को चबा रहे हैं, च्युइंग कर रहे हैं, तो सलाइवा को ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से किसमें मिला देती है, हमारे फूड में। सलाइवा को फूड में मिला देने का जो काम है, ये काम करती है हमारी जीभ। ठीक, अब यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है, जब भोजन में लार या सलाइवा मिल जाती है तो उसे कहते हैं बोलस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहें। जब भोजन में सलाइवा मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, बोलस। अपन ने खाना खा रहे हैं, अपन ने थाली या प्लेट से तोड़ा, तो वो अपन घर की भाषा में कौर कह देते हैं। कौर को अपन ने क्या किया, खाया। जैसे ही अपन खाए, मुंह में पहुंचा तो उसमें सलाइवा मिल गई, और जैसे ही सलाइवा खाने के साथ मिल गई तो अब वो क्या कहलाएगा, बोलस। ये शब्द है ना, बोलस आ जाए कि बोलस क्या है, तो फूड प्लस सलाइवा को अपन कहते हैं बोलस। दूसरा काम क्या है हमारी टंग का, तो जीभ का दूसरा काम होता है कि हमारे जीभ में होती हैं टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं, जो क्या करती हैं, स्वाद का पता लगाने में मदद करती है। समझो कैसे, ये अपन बनाए जीभ, काली जबान है ना, समझे। जीभ का जो सबसे सामने वाला हिस्सा है, ये हमें एहसास कराता है मीठी वस्तु का। आप देखना, आप जब भी चाय बनाते हो तो चाय में शक्कर सही है कि नहीं देखने के लिए ऐसे उंगली डालोगे और यहाँ सामने रख लेते हो उसको, है ना, तो चाय जो उसका अपन को स्वाद पता चल जाएगा कहाँ वाले हिस्से में, सामने वाले हिस्से। हालांकि नमक भी मैं ऐसे ही देखते हो ना, नमक लिए थोड़ी उंगली गले में डाल ली, लेकिन फिर भी याद रखो सामने अपन को क्या पता चलता है, स्वीट या मीठा। ठीक, जीभ का जो आखिरी वाला हिस्सा है, यहां हमें एहसास होता है बिटर, या जिसे अपन कहते हैं कड़वा। इतने देर में एहसास होता है कि लगता है कि अब जान दो कोई दिक्कत नहीं, अंदर चला जाए, तो एहसास होता है किसका, कड़वा। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, इस हिस्से में हमें एहसास होता है सॉल्ट, या जिसे अपन कहते हैं नमकीन। देखो अपना काम है सिर्फ खाना खाना, अपन ऐसा नहीं कि यहां पर नमकीन का स्वाद होता है तो नमकीन खा के और ऐसे होके चबाने लगे, ये नहीं करना है। अपन को सिर्फ खाना है, खुद ब खुद जीभ अपना हिसाब से स्वाद ले लेगी ना, थूक उसको, सलाइवा जिसको अपन कहते हैं वो फैला देगा, नहीं ऐसे नमकीन खा रहे हैं, है ना। फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमें एहसास कराता है किसका, सौर, या जिसे अपन कहते हैं खट्टा। ठीक, ये अच्छा, हाँ ये वाला हिस्सा, ये यहां कंफ्यूज नहीं होना। अब ऐसा मैं यदि बनाना भूल जाऊं तो ये वाला हिस्सा जो है, ये भी हमें क्या एहसास कराता है, सौर या खट्टा। नहीं मैं बनाना भूल जाऊं तो तुम्हें लगे गुटका उटका के लिए है, यही दबाते हैं गुटका, तो उसका वो कुछ नहीं है। ये भी किसके लिए काम करता है, खट्टे के लिए। ये दोनों होते हैं सॉल्ट के लिए। लिख देता हूं भाई, नहीं तुम लोग गुटखा के लिए बना दो इसको, सॉल्ट, या इसे अपन कहते हैं नमकीन।
और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा, इसको पढ़ना, आजकल पेपर में ये आ रहा है, ये जो है ये मदद करता है हमें एहसास करने में उमामी। ठीक, थोड़ी भारी शब्द हो गया, ये अजीब सा है ना। उमामी स्वाद, हिंदी इंग्लिश दोनों में उमामी आएगा, घबराना नहीं। उमामी स्वाद पहचानने का काम कौन करता है? जीभ का बकायदा चित्र बना हुआ आएगा, एरो रहेगा, 1 2 3 4 लिखा रहेगा, आपको बता। उमामी से घबराना नहीं। क्या होता है जब कोई सेवरी, या जिसे अपन कहते हैं हिंदी में स्वादिष्ट नमकीन का खाना होगा, है ना, उसमें अलग अलग चीजों के, नमकीन का भी स्वाद हो रहा है, हल्का सा उसमें मीठापन है, खट्टा है, कड़वा है, जो नमकीन नहीं आती है मिक्स टाइप वाली नमकीन की, उसमें सबका स्वाद आ जाता है। तो वैसी चीज जिसमें सब कुछ एक साथ है, उनका जो स्वाद है वो जिस हिस्से में आता है वो हिस्सा कहलाता है उमामी। हिंदी इंग्लिश दोनों, घबराना नहीं। तो उमामी स्वाद हमें पता चलता है जीभ के बीचों बीच। ठीक, ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका एक पॉइंट समझते हैं। ठीक, आपने एक चीज नोटिस किया है, आपको कहा जाता होगा कि गर्मा गर्म खाना खा लो, अच्छा लगेगा, ऐसा कहते हैं मम्मी, खासतौर पे कहती हैं गर्मा गर्म रोटी खा लो, है ना। अब जिसकी शादी हो गई उनकी वाइफ भी कहती होगी, है ना। तो गर्मा गर्म खाना खाने के लिए क्यों कहा जाता है? देखो, अपना काम है खाना खाना, अपन ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद सलाइवा, उसको जब अपन चबा रहे हैं तो सलाइवा क्या कर रहा है? उसको पूरी जीभ में फैला रहा है। और अपन जानते हैं कि यदि किसी लिक्विड का टेम्परेचर या तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव जो है वो हो जाता है कम। ठीक है, अब जैसे अपन गर्मा गर्म खाते हैं तो हमारी जीभ का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जीभ कह रहा हूं, लार या सलाइवा जो जीभ के ऊपर फैली उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो पूरी जीभ में आराम से फैल जाती है। पृष्ठ तनाव से क्या मतलब? सरफेस टेंशन। किसी भी लिक्विड का वह गुण या ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको अपनी तरफ बांध के रखती है उसको अपन कहते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जिसके कारण पानी की बूंद गोल होती है। अब क्या हुआ, जैसे अपन ने गरम खाया तो गरम खाने की वजह से सलाइवा जो है तापमान ज्यादा मिलने के कारण उसका पृष्ठ तनाव कम हो गया, सलाइवा पूरी जीभ में फैल गई, और जब पूरी जीभ में फैली तो जितने भी ये स्वाद की कलिकाएं हैं, टेस्ट बड है, हर के पास प्रॉपर पहुंची, तो इसलिए अपन को वो खाना स्वादिष्ट लगता है ना। जैसे आप बात करो पुलाव, बिरयानी, मंगोड़े खाते हो, समोसा खाते हो, तो कहते नहीं हो कि अरे गर्मा गर्म होते तो मजा आ जाता, यही होता है, गर्म होने पर वो पूरी जीभ में फैलते हैं तो स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक है, और यदि आप समझना चाहो तो और दैनिक जीवन में कैसे देखोगे पृष्ठ तनाव को, आपने देखा है चाय को यदि अपन रख देते हैं, चाय आपके पास कप या गिलास में आई, आप उसको रख दो तो इसके ऊपर मलाई जैसी बन जाती है ना। तो क्या होता है, चाय है, गर्म है, आई, अब वो रखी है गिलास में तो उसका टेम्परेचर या तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है ना, क्योंकि वो जो है इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, भाप जो है वहां से निकल रही है, फिर वो जिस बर्तन में रखा है, टेबल में रखा है, वहां कंडक्ट संचालन हो जाएगा, बहुत सारे कारण है। तो क्या होगा, जो चाय है उसका तापमान कम हो रहा है, तापमान कम होने के कारण लिक्विड का पृष्ठ तनाव बढ़ रहा है और वो लिक्विड को अपने साथ समेटना चाह रहा है, उसको खींच रहा है अपनी तरफ, इसलिए उसके ऊपर देखना मलाई जैसी परत जम जाती है। आजमा के देखना, कल सुबह चाय पियोगे या जब भी आप चाय पियो तो देखना उसके ऊपर परत जम जाती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, उसी कारण गर्म खाना खाने पर अपन को वो स्वादिष्ट लगता है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहां पर पढ़े टीथ और फिर अपन पढ़े टंग। अब यदि अपन बात करते हैं मैकेनिकल की तो उसमें एक और पार्ट है, और वो पार्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, या जिसे अपन कहते हैं लार ग्रंथि। उनको और अच्छे से समझ लेते हैं अपन। ठीक, बहुत सिंपल है। पहले तो क्वेश्चन अपन समझेंगे कैसे आते हैं, है ना, मैं समझाता हूं आपको। सलाइवा या जिसे अपन कहते हैं लार, लार या सलाइवा को सुन के घबराना नहीं, थूक को कहते हैं थूक, पर थूक नहीं लिखेंगे आप कॉपी में, तो लार और इंग्लिश में उसको कह देते हैं सलाइवा। ठीक, तो क्या होगा कि ये जो सलाइवा है ये निकलती है सलाइवरी ग्लैंड से, लार निकलती है कहां से,
लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से रिलेटेड आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपसे पेपर में पूछता है कि हमारे मुख में लार ग्रंथि के प्रकार कितने, टाइप्स या प्रकार कितने। दूसरा पूछता है कि हमारे मुख में लार ग्रंथि की संख्या कितनी है, नंबर। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। हमारे मुख में कितने प्रकार की लार ग्रंथि हैं, तो हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथि है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथि की संख्या कितनी है, तो लार ग्रंथि की संख्या होती है 6। कैसे अपन समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराओ। तो हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती हैं। पहली कहलाती है सब लिंगुअल, दूसरे प्रकार की लार ग्रंथि को हम कहते हैं सब मैंडिबुलर, और तीसरे प्रकार की लार ग्रंथि को कहते हैं पैरोटिड। ठीक, हम हिंदी में देखो, अंतःजिह्वा, अंतःदतः, अंतःकरण, इतनी हिंदी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम, आप भी इसको कैसे याद रखोगे, सब लिंगुअल, दूसरी है सब मैंडिबुलर, और तीसरी है पैरोटिड। ठीक, ये जो सब लिंगुअल है ये पाई जाती है हमारे टंग या जीभ के नीचे, जीभ के नीचे। सब मैंडिबुलर, ये जो अपने जबड़े की ये जो नीचे वाली हड्डी है ना, जो मजबूत हड्डी है, इसका नाम है मैंडिबल, जबड़ा। तो ये मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, ये पाई जाती है कहां पर, जबड़ा, या जिसे अपन कहते हैं जॉ के नीचे। ठीक, और पैरोटिड जो है ये पाई जाती है कान के नीचे। ठीक, ये कहां पर रहेगी, कान के नीचे। ठीक, अब पॉइंट समझना। तो प्रकार तो आप समझ गए कि हमारे मुख में लार ग्रंथि के प्रकार कितने हैं, तो प्रकार होते हैं 3। अब समझो संख्या क्या होता है। ये जो सब लिंगुअल है ये है जीभ के नीचे, तो ये 2 है, 1 2। सब मैंडिबुलर पाई जाती है जबड़े के नीचे, तो एक इस तरफ है, एक इस तरफ, 2। पैरोटिड पाई जाती है कान के नीचे, तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ। मतलब सब लिंगुअल की संख्या हो गई 2, सब मैंडिबुलर की संख्या हो गई 2, और पैरोटिड की संख्या भी हो गई 2। इसीलिए लार ग्रंथि की संख्या, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 6, लेकिन यदि टाइप पूछे तो वो क्या होते हैं, 3। अब ऐसे व्यक्ति जो गूगल प्रेमी है, गूगल में सर्च करते हैं, वो जैसे गूगल में सर्च करेंगे तो लिखा आएगा नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 1000 से 1200। घबराना नहीं, सलाइवरी ग्लैंड हमारे गाल में आके छोटे छोटे स्पोर्स या छिद्र के रूप में खुलती उसके ट्यूब आते हैं। तो वो जो स्पोर्स या छेद की संख्या है ना, गूगल वो बताता है, तो वो सही जवाब नहीं है। आप जब पेपर में जाओगे तो 1100 1200 ऑप्शन नहीं रहेगा, 4 6 8 10, घबरा जाओगे वहां। ठीक है, तो याद रखना संख्या है 6 और प्रकार होते हैं 3। सबलिंगुअल 2 है, सब मैंडिबुलर 2 है, पैरोटिड 2 है। तो संख्या हो गई 6 और प्रकार हो गए 3। ठीक, अब एक एक पॉइंट और बस देख लो इसको। हमारे शरीर की सबसे छोटी लार ग्रंथि, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे छोटी लार ग्रंथि, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, तो आपका आंसर हो जाएगा सबलिंगुअल। ये जो जीभ के नीचे है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी लार ग्रंथि है। फिर आपसे कहा जाएगा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो आपका जवाब हो जाएगा पैरोटिड, कान के नीचे इस एरिया में होती है।
पैरोटिड ग्रंथि वायरस से इफेक्ट होती है, बीमारी होती है एक। आपने देखा होगा ऐसे पट्टी जैसे लगाते हैं कुछ लोग, उसमें वो ऐसे पट्टी नहीं लगाते, 9 छेद बने रहते हैं जिसमें क्रैक जेल जैसे दिखती है जो, वो जो पट्टी लगाते हैं वो ना बीमारी मम्प्स कहते हैं उसको, गलसुआ। वो मम्प्स बीमारी वायरस की वजह से होती है और वायरस उसमें इफेक्ट करता है पैरोटिड ग्लैंड को। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ कान के नीचे है, वो इफेक्ट में इसमें स्वेलिंग आई, सूजन आई, तो गाल में भी सूजन आ जाती है, इसलिए उसे कहते हैं गलसुआ। जब अपन डिसीज पढ़ेंगे वहां बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे होता है, ट्रांसमिशन क्या है, उपचार क्या है, सब अभी बस नॉर्मल समझ लो। मम्प्स बीमारी में गलसुआ बीमारी का प्रभावित अंग होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कान के नीचे है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जीभ के नीचे होती है सबलिंगुअल, जो शरीर की सबसे छोटी लार ग्रंथि है, और सबमेंडिबुलर पाई जाती है जबड़े के नीचे। तो यहां पर अपन आज की वीडियो में हमने बात किया इंजेक्शन, या जिसे अपन कहते हैं अंतःकरण। धीरे धीरे हम ऐसे ही जितने भी स्टेप हैं उनको अपन पढ़ते चलेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे और बीच में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल में जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक, आपको यदि ऐसा लग रहा है कि कोई सजेशन है, कोई टिप्पणी है, कोई सुधार है, आप बिल्कुल हमें रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा और सुधार करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।